एक जगह पर बेलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। रोहन था तो बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत नटखट था। रोहन के पिता नहीं थे। रोहन की माँ एक सेठ के घर पर काम किया करती थी। रोहन, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत जाना। ठीक है माँ। ऐसा बोलकर उसकी माँ चली जाती है। माँ तो चली गई, अब अकेला बैठा बैठा घर पर बोर हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर खेल ही लेता हूँ। और वैसे भी माँ तो है नहीं, तो उन्हें पता नहीं चलेगा। शाम को जब रोहन की माँ वापस घर आती है, रोहन को देखकर ही समझ जाती है। रोहन, इधर आओ जरा। रोहन आता है। क्या रे शरारती, मना किया था मैंने कि बाहर खेलने मत जाना। हाँ, उई माँ, आपको कैसे पता चला? नालायक माँ हूँ तेरी, सब पता है मुझको। कपड़े देख अपने, क्या हाल बनाया हुआ है। सुबह होते ही अपने कपड़े खुद धोना, तभी अकल आएगी। ऐसा कहकर उसकी माँ घर के अंदर चली जाती है। रात हो रही थी, दोनों सो रहे थे। तभी रोहन उठता है और बाहर सूसू के लिए जाता है। बाहर वो देखता है कि उसके घर के आंगन में एक खटारा सी कार खड़ी होती है। रोहन कार के पास जाता है। अरे ये कार किसकी है और ये यहाँ कैसे आई? रोहन कार को छूता है। कैसे हो दोस्त? कार को बोलता देख रोहन डर जाता है। आ, 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 रोहन भागता हुआ घर के अंदर चला जाता है। अगली सुबह रोहन उठता है और बाहर जाकर कार को देखता है। वो कार अभी भी वहीं खड़ी थी। माँ इधर आओ। तभी रोहन की माँ बाहर आती है। अरे, ये कबाड़ा कौन फेंक गया यहाँ पर? माँ, कल रात को ये कार बोल रही थी। इसमें चलने की शक्ति तो दिख नहीं रही मुझे, और तू कह रहा है ये बोल रही थी। सपना देखा होगा तूने कोई। रोहन की माँ तैयार होती हैं और काम पर चली जाती हैं। रोहन खड़ा होकर कार को घूरता है। कहीं मैंने सच में तो कोई सपना नहीं देखा था। रोहन कार के चारों ओर चक्कर लगाता है और कार को छूता है। उसके छूते ही खटारा कार एक न्यू मॉडल कार बन जाती है। ये सब देखकर रोहन चौंक जाता है। पुरानी खटारा कार बने मरे पक चुका था, अब आकर थोड़ा आराम मिला। वाह, क्या कार है। और तुम बोल सकते हो? हाँ, लगता तो यही है। बाहर घूमना पसंद है तो अंदर आ जाओ। बाहर? अंदर मतलब? कार का दरवाजा खुलता है। आओ अंदर बैठ जाओ। रोहन अंदर बैठ जाता है और उसके बाद रोहन को कार बाहर घुमाती है। रोहन को घूमने में बहुत मजा आता है। दोनों घूम फिर कर घर आ जाते हैं और कार दोबारा से एक खटारा कार में बदल जाती है। शाम को रोहन की माँ घर आती है। तुम बाहर तो नहीं गए थे ना आज? वो माँ, मैं बस। शाबाश, ऐसे ही बात माना करो। रोहन को अब रोज मजे आने लगे थे। रोहन अपनी माँ के जाते ही कार में जाकर बैठ जाता था और कार न्यू मॉडल कार बनकर उसे पूरे गांव में घुमाती थी और फिर वापस आ जाती थी। एक दिन रोहन की माँ ने कहा, कितने दिनों से ये खटारा कार हमारे घर के आंगन में खड़ी है, आज इसको कबाड़ी को ही बेच देती हूँ, कुछ पैसे तो मिलेंगे भला। नहीं माँ, इस कार को मत बेचो, ये बहुत अच्छी है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़के का। अब इसे कबाड़ा चीजें भी अच्छी लगने लगी हैं। उसके मना करने के बाद भी रोहन की माँ कार कबाड़ी वाले को बेच देती है। उस दिन रोहन बहुत दुखी होता है और रोते रोते सो जाता है। अगली सुबह जब रोहन उठता है तो वह देखता है कि एक न्यू मॉडल कार उसके आंगन में खड़ी होती है। रोहन हैप्पी। कहानी का शीर्षक है जादुई ट्रैक्टर। बहुत समय पहले किशनपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहन और छोटे भाई का नाम सोहन था। वो दोनों बापू द्वारा दी गई जमीन पर खेती करते थे, जो कि क्षेत्रफल में बराबर थी। इसके बावजूद बड़ा भाई मोहन धनवान व खुशहाल था और छोटा भाई सोहन गरीब और दुखी था। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि मोहन के पास ट्रैक्टर था, जो कि उसकी बीवी दहेज में लाई थी। मोहन ट्रैक्टर से खेती करता और सोहन बैलों से। मोहन ट्रैक्टर को गांव के किसानों को किराए पर भी देता था, जिससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती थी। मोहन सोहन को ट्रैक्टर मांगने पर क्या, किराए पर भी नहीं देता था। फिर एक दिन, मोहन भैया, एक दिन के लिए अपना ट्रैक्टर मुझे दे दो, मेरी भी खेती अच्छी हो जाएगी, चाहे आप उसके लिए किराया ले लेना। नहीं, मैं अपना ट्रैक्टर तुम्हें नहीं दे सकता। तुझे शर्म नहीं आती? हर बार तुझे मना करता हूँ,
और तू है कि बार बार ट्रैक्टर मांगने मेरे पास आ जाता है। आप बड़े भाई हो, आपसे कैसी शर्म। लेकिन आज आप बता ही दो कि आप मुझे अपना ट्रैक्टर क्यों नहीं देते। भोला मत बन, तुझको सब पता है। लेकिन फिर भी सुन, पिताजी ने हम दोनों को बराबर बराबर जमीन दी थी, जो कि मेरे अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ा होने के नाते मैं पिताजी के साथ खेतों में मेहनत करने जाता था और अन्न उगाता था। तू छोटा था, इसलिए पिताजी तुझसे काम के लिए कहते ही नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि ट्रैक्टर तेरी भाभी दहेज में लेकर आई थी, वो भी नहीं चाहती कि तुझको ट्रैक्टर दूं। भैया मैंने कोई बेईमानी थोड़ी ना की है। पिताजी के आज्ञा के अनुसार आधी जमीन आपके पास है और आधी जमीन मेरे पास है। पिताजी की आज्ञा का हम दोनों भाइयों को सम्मान करना चाहिए। एक बार सोहन अपने खेतों से जी तोड़ मेहनत करके अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने घर जा रहा था। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 जून की रोटी मुश्किल से मिल पाती है। काश मेरे पास भी ट्रैक्टर होता तो मैं भी धनवान होता। तभी उसको रोने और बचाव बचाव की आवाज सुनाई पड़ती है। सोहन ने महसूस किया कि वो आवाज एक कुएं से आ रही थी। उसने कुएं में झांक कर देखा तो मालूम पड़ा कि एक लड़की कुएं में गिर गई है, जो मदद के लिए चिल्ला रही है। भाई भाई मेरी मदद करो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। सोहन रस्सी का इंतजाम करके उस लड़की को कुएं से निकालता है। भाई तुमने मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और मेरा नाम सोन परी है। तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सोहन अपनी सारी बात बताता है और कहता है, आप खुद तो कुएं से अपने आप को निकाल नहीं पाई, फिर मेरी मदद आप कैसे करेंगी? परियों के पास तो बहुत शक्ति होती है। अब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई ट्रैक्टर देती हूँ, जो खेती का हर काम 100 गुना तेजी से करेगा। लेकिन ये ट्रैक्टर तभी काम करेगा जब तुम इसके ऊपर बैठोगे, और कोई इसके ऊपर बैठने की कोशिश करेगा तो ये जादुई ट्रैक्टर उसको उठाकर फेंक देगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर मैं तुम्हें दे रही हूँ, किसी और को नहीं। अरे हाँ, मेरी छड़ी कहाँ है? भाई, परियों की सारी शक्तियाँ उनकी जादुई छड़ी में होती है। कुएं में गिरते समय छड़ी ऊपर ही कहीं गिर गई थी, इसीलिए मैं कुएं से ऊपर नहीं निकल पाई। भाई, मेरी छड़ी ढूंढवाओ। सोहन और परी दोनों छड़ी को ढूंढते हैं और छड़ी सोनपरी को एक झाड़ी में मिल जाती है। छड़ी मिल गई, छड़ी मिल गई। सोनपरी जादू की छड़ी से जादुई ट्रैक्टर सोहन को देकर वापस परीलोक चली जाती है। अब सोहन खेती के सारे काम जादुई ट्रैक्टर से करने लगता है। अब उसके खेतों में अन्न का उत्पादन उसके भाई मोहन से भी अच्छा होने लगा। वो बहुत जल्दी धनवान बन गया। फिर एक दिन, सोहन तू तो एक फटीचर था, तो तू इतना अच्छा ट्रैक्टर कहाँ से ले आया? मुझे ये ट्रैक्टर परी ने दिया है, और ये साधारण ट्रैक्टर नहीं है, ये जादुई ट्रैक्टर है। ये साधारण ट्रैक्टर के मुकाबले 100 गुना तेजी से काम करता है। तभी मैं कहूँ, तेरे पास मुझसे ज्यादा पैसा कहाँ से आया? मुझे देना अपना ट्रैक्टर खेती करने के लिए। भैया, इस ट्रैक्टर की खूबी है कि मेरे बैठने पर ही ये काम करता है, और कोई इस पर बैठेगा तो उसे अपने ऊपर से गिरा देगा। इस जादुई ट्रैक्टर के कारण तुझे ज्यादा घमंड आ गया है। तू मुझे ट्रैक्टर देना नहीं चाहता और बनता है छोटा भाई। भैया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी अनहोनी की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ठीक है। मोहन जैसे ही ट्रैक्टर पर बैठता है, ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लगता है और मोहन को अपने ऊपर से गिरा देता है। अब मोहन को ट्रैक्टर की शक्तियों का एहसास हो जाता है और सोहन से फिर कभी पंगा नहीं लेता है। सोहन जादुई ट्रैक्टर के कारण सुखपूर्वक रहने लगता है। अंडरग्राउंड एम्बुलेंस। धनी नागेंद्र का गांव में बहुत अच्छा नाम और गौरव रहता है। वह अपना कमाया हुआ पैसा ना छुपाकर हमेशा दूसरों की तकलीफ में मदद करते रहता था।
अगर दूसरों को कुछ पैसों की जरूरत है, इलाज की जरूरत पड़े, तो अपनी समस्या मानकर उनकी मदद करते रहता था। साहब, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, कहकर दौड़ते हुए रंगनाथ नागेंद्र के पास आता है। तुरंत ही नागेंद्र कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, कहकर रंगनाथ को 10,000 रुपए देता है। नागेंद्र अपने जानकारी के एक हॉस्पिटल में फोन करके इस तरह बताता है, रंगनाथ नाम का एक व्यक्ति आपके हॉस्पिटल आ रहा है, इसका पूरा ध्यान रखें, कहकर हॉस्पिटल वालों से बात करता है। तब रंगनाथ नागेंद्र को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। नागेंद्र दोपहर के समय हॉस्पिटल फोन करता है, डॉक्टर साहब, रंगनाथ की बीवी कैसी है? अभी ठीक है सर, घबराने वाली बात नहीं है, 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी। उनसे आप लोग पैसे मत लेना, वो बहुत गरीब है, जितना भी खर्च हुआ मैं आपको दे दूंगा, मुझे फोन पर बता देना डॉक्टर। सुबह 10 बजे का समय था। सड़क ऑफिस जाने वालों के साथ, स्कूल जाने वालों के साथ और अपने काम पर जाने वाले लोगों से भरा हुआ था। नागेंद्र अपने कार में फैक्ट्री के लिए जा रहा था। रिंग रोड सर्कल के पास पहुंचने के बाद ट्रैफिक जाम हो जाता है। बहुत ज्यादा समय के बाद भी ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पाता है। नागेंद्र के कार के बगल में ही एक इमरजेंसी एम्बुलेंस सायरन बजाते रहता है। उस एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं रहता है, इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है। नागेंद्र अपने कार का शीशा नीचे करके चिंता से उस एम्बुलेंस की ओर देखता है। यह सोचता है कि उसमें बैठे लोग पता नहीं कितनी मुसीबत में होंगे, कुछ भी नहीं कर सकता। अब तक आधे घंटे से ऊपर गुजर चुका था, फिर भी ट्रैफिक जैम क्लियर नहीं हुआ था। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। नागेंद्र खुद को रोक नहीं पाता है, इसीलिए कार से नीचे उतरता है ताकि उसमें बैठे लोगों की स्थिति को देख सके। एम्बुलेंस की ओर 2 कदम बढ़ाते ही एम्बुलेंस की डोर खुलती है। इसमें से एक बूढ़ा आदमी रोते हुए नीचे उतरता है और उसके हाथों में एक 3 साल की बच्ची आखिरी सांस लेती रहती है। बूढ़ा आदमी उसे अपने हाथों में लेकर ट्रैफिक पार करते हुए भागते हुए जाता है। बहुत रात तक नागेंद्र को नींद नहीं आती है। उसे बार बार यही दृश्य दिखाई दे रहा था कि कैसे वो बूढ़ा आदमी बच्ची को लेकर भाग रहा था। वो बच्ची कौन है, अभी उसकी हालत कैसी है, यह सोचते हुए नागेंद्र इधर उधर टहलने लगता है। आज मैंने ये एक दृश्य ही देखा है, पता नहीं इस दुनिया में 1 मिनट में कितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस तरह सोचते हुए बहुत देर बाद नागेंद्र की आंख लग जाती है और नींद में उसे नागेंद्र कहकर किसी के पुकारने की आवाज आती है। नागेंद्र झट से उठकर बैठ जाता है और उसके सामने बहुत ज्यादा रोशनी में एक आकार दिखाई देता है। नागेंद्र कांपते हुए बोलता है, कौन है आप? मैं हूं नागेंद्र, तुम हमेशा मेरी पूजा करते हो, मैं तुम्हारा भगवान। तुरंत ही नागेंद्र अपने दोनों हाथ जोड़कर उस रोशनी को नमस्कार करता है। स्वामी, आप, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। हर दिन तुम बहुत ही शांति से सोया करते थे, फिर आज क्या हुआ कि तुम सो नहीं पाए हो? मैं इसलिए आया हूँ। नागेंद्र उन्हें उस एम्बुलेंस वाली बच्ची के बारे में बताता है। नागेंद्र, इस दुनिया में पैदा होने वाले हर प्राणी का अंत मरण है, लेकिन मानव से किए गए कुछ गलतियों के कारण आज स्वयं ही कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग ठीक ढंग से प्रयत्न करेंगे तो आपकी सहायता करेंगे। आज तुमने जिस बच्ची को देखा है वह सुरक्षित है, उसके बारे में चिंता ना करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम्हें क्या वर चाहिए मांगो। स्वामी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, उस बच्ची जैसी घटना फिर से ना हो और इमरजेंसी के टाइम पर ट्रैफिक की वजह से कष्ट ना हो और सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचने का वर दीजिए स्वामी। तथास्तु। रोशनी गायब हो जाती है। नागेंद्र नींद में से घबराकर जाग उठता है। यह क्या मैं स्वप्न देख रहा था, कहकर घड़ी की ओर देखता है तो सुबह हो जाती है। नागेंद्र नाश्ता करते रहता है। साहब साहब, कहकर राजेश चीखते हुए नागेंद्र के पास आता है। अरे क्या हुआ, क्यों इस तरह चीख रहे हो? साहब, अपने कार के गैरेज में, अपने कार के गैरेज में। हाँ हाँ, गैरेज में क्या हुआ? कार खराब हो गया क्या? ऐसी बात नहीं है साहब, कार के गैरेज में एक बड़ा एम्बुलेंस है, अब चलिए चलकर देखिए। नाश्ता करना छोड़ नागेंद्र घर के बाहर आता है और वहां एम्बुलेंस को देखकर अपने मन में एम्बुलेंस कहां से आया कहकर धनी नागेंद्र सोचते रहता है। वह एम्बुलेंस देवलोक से नीचे आया जैसा दिख रहा था। इतने में राजेश उसे बुलाता है, तब वो ख्यालों से बाहर निकलता है। साहब, ये तो ऑटोमेटिक एम्बुलेंस है, इसे चलाने के लिए कोई ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। आंखें बंद करके खोलने तक के समय में जहां चाहे वहां जा सकते हैं और इसमें ऑयल टैंकर भी नहीं है,
यह पूरा सौर शक्ति से चलती है और इसके अंदर भी देखिए पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था की गई है। यह सब मैंने चेक किया है साहब, लेकिन इसके ऊपर कंपनी का नाम नहीं है। क्या आपने किसी हॉस्पिटल को देने के लिए इसे बुक किया था? नागेंद्र को तब समझ में आता है कि रात में उसने जो ख्वाब में देखा था, जो भगवान ने उसे वर दिया था, उसके बारे में सोचते हुए आंखें मूंद कर भगवान को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। ड्राइवर राजेश को इस एम्बुलेंस की एक खास बात पता नहीं है। वह एम्बुलेंस, जो कि किसी की भी तबीयत अगर खराब हो गई, इमरजेंसी में एम्बुलेंस मिनटों में उनके घर के पास आ जाता है। यह साधारण सड़क पर बहुत तेज चलता है, लेकिन अगर ट्रैफिक जाम हो गई तो पहले से ही पता हो जाता है। तब वो ऑटोमेटिक व्यवस्था से ट्रैफिक जाम की थोड़ी दूर में अंडरग्राउंड में चली जाती है। भूमि के अंदर उसके पास जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैफिक खत्म हो जाने के बाद फिर ऊपर आ जाती है। यह बात कोई नहीं जानता था और सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। नागेंद्र के अच्छे दिल से मांगा हुआ अंडरग्राउंड एम्बुलेंस के द्वारा बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की प्राण बच रही हैं। इसलिए नागेंद्र उस दिन से चैन की नींद सो पाता है। लालची मित्र। एक प्रेमपुर नामक गांव में टीटू और बंटी नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही गांव में छोटा मोटा मजदूरी का काम करते थे, परंतु टीटू बहुत ही लालची स्वभाव का था और बंटी बहुत ही ईमानदार और दयालु था। एक दिन की बात है, टीटू और बंटी मजदूरी का काम न मिलने के कारण यूं ही पेड़ की छाया में बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसी बीच बंटी ने टीटू से कहा, टीटू, आखिर हम कब तक ऐसे मजदूरी का काम करते रहेंगे? तुम कहना क्या चाहते हो बंटी? क्यों ना हम अपना खुद का व्यापार शुरू करें? तुम्हारा सुझाव अच्छा तो है, परंतु हम व्यापार करेंगे किस चीज का? क्यों ना हम एक चिकन शॉप खोलें जिसमें हम बिरयानी बनाकर बेचेंगे। वैसे भी मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाना जानता हूँ। टीटू को बंटी का सुझाव पसंद आया और वो उसकी बात से सहमत हो गया। अगले ही दिन दोनों ने गांव में एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए और उन पैसों से गांव में एक दुकान किराए पर ली और अन्य व्यापार का सामान खरीदा। इस प्रकार दोनों ने अपना व्यापार शुरू किया। टीटू मुर्गे काटता था और उसका मांस बंटी को सप्लाई करता था और बंटी उस मांस से चिकन बिरयानी बनाता था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत बढ़ने लगा। गांव के लगभग सभी लोग उनकी चिकन बिरयानी खूब पसंद करते थे। दोनों अच्छा मुनाफा कमाने लगे थे। उन्होंने सेठ से लिए उधार के पैसे भी चुका दिए थे। दोनों ही दोस्त व्यापार की तरक्की से बहुत खुश थे, परंतु टीटू लालची स्वभाव का था। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में वो कमजोर, बूढ़े और बीमार मुर्गे खरीदकर उनका मांस बिरयानी बनाने के लिए बंटी को सप्लाई करने लगा था और बंटी को टीटू की इस हरकत की खबर नहीं थी। टीटू की इस हरकत से धीरे धीरे गांव में लोग बीमार होने लगे थे। धीरे धीरे बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब गांव वाले इलाज के लिए चिकित्सक के पास गए तो चिकित्सक ने गांव वालों को बीमार होने का कारण खराब मांस को भोजन में प्रयोग करना बताया। गांव वाले अनुमान लगाने लगे कि वो तो बंटी की बिरयानी खाने के बाद से ही बीमार हैं और वो उसकी दुकान पर जाकर हंगामा करने लगे। इस सब के बाद गांव वालों ने बंटी की बिरयानी खाना बिल्कुल बंद कर दिया। ये सब सुनकर बंटी बहुत हैरान था और उसने इस सब के लिए गांव वालों से माफी मांगी। परंतु बंटी अपने हाथों से बनी बिरयानी के ऐसे किस्से सुनकर बहुत परेशान था। उसने इस विषय में टीटू से बात की, परंतु टीटू बहुत डरा और घबराया हुआ था क्योंकि ये सब उसके लालच के कारण ही हुआ था। टीटू के व्यवहार को देखकर बंटी को उस पर संदेह हुआ। बंटी ने उस समय तो टीटू से ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर बंटी ने ये पता लगाया कि टीटू आखिर मुर्गे कहाँ से खरीदता है। बंटी ने मुर्गों के व्यापारियों से टीटू के मांस खरीदने के विषय में बात की। उनमें से एक व्यापारी ने बंटी को सब सच सच बता दिया कि टीटू उससे ही बीमार और बूढ़े मुर्गे खरीदता था। मैंने तो टीटू को कई बार ऐसा ना करने की सलाह दी थी, परंतु उसने मेरी एक नहीं सुनी। बंटी को ये जानकर बहुत बुरा लगा और उसे टीटू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। तब उसने टीटू के साथ काम न करने का फैसला किया। टीटू, तुम्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? हमारा व्यापार अच्छा भला चल रहा था, परंतु तुम्हारे लालच ने सब खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। टीटू ये सुनकर बहुत उदास हो गया
और वो अपने किए पर पछताने लगा और बंटी से हाथ जोड़कर अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगा। बंटी, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे एक मौका और देकर देखो। टीटू को अपने किए पर शर्मिंदा देख बंटी ने उसे माफ कर दिया और वो दोनों फिर से एक साथ बिरयानी का व्यापार करने लगे। धीरे धीरे बंटी अपने व्यापार में पहले के जैसे तरक्की पाने लगा था। कहानी का नैतिक: मनुष्य को जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए।